नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और आज जो हमारा मेन आंसर राइटिंग प्रोग्राम है, इसके तहत हम जो है जीएस के प्रश्न पत्र 3 से प्रश्न कराने वाले हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है कि भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग द्वारा सामना की जाने वाली प्रमुख चुनौतियां क्या हैं, उनसे निपटने के लिए उपयुक्त उपाय सुझाइए। मतलब खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के बारे में पूछा गया है कि उनके समक्ष चुनौतियां क्या हैं और उन चुनौतियों का समाधान जो है वो किस तरीके से किया जा सकता है। तो आइए इसी को देखते। 12 अंक का प्रश्न है और आपको पता ही होगा कि जो 12 अंक के प्रश्न होते हैं वो 200 शब्दों में लिखने होते हैं। संस्थान 2 बैच चला रहा है। एक तो अब की बार मेंस पार के तहत जो हमारा 50 दिन का कंप्लीट सिलेबस प्रोग्राम चल रहा है। तो अभी तक यदि आप लोगों किसी भी कारण से आप मेंस की तैयारी से दूर थे तो विश्वास मानिए आप इस बैच से जुड़िए और आप बहुत ही ज़्यादा ऊर्जावान महसूस करेंगे, क्योंकि बहुत कम समय में हम आपके पूरे सिलेबस का न केवल रिवीजन करा देंगे बल्कि प्रश्न उत्तर के माध्यम से आपको एग्ज़ाम में लिखने योग्य बना देंगे। तो आप इससे जुड़िए। और दूसरा जो हमारा बैच है शून्य से शिखर बैच, ये तो वर्ष भर निरंतर चलता ही रहता है। अभी रिसेंटली पेपर 2 से स्टार्ट हुआ है और आप इससे भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप 2026 पीसीएस को लेकर के सीरियस है, क्योंकि पीसीएस 26 जो है वो काफ़ी विलंब से हो रहा है, दिसंबर में है। तो अभी आपके लिए बहुत अच्छा अवसर है कि खूब बढ़िया से मुख्य परीक्षा तैयार कर लीजिए। सीटें अच्छी रहने वाली हैं इस बार भी, जैसे 24 में थी, 25 में भी थोड़ा बहुत कम है लेकिन ठीक है, और 26 में बहुत ही शानदार वैकेंसी रहेगी। तो अपनी मेंस की तैयारी स्तर पे कर लें ताकि पीटी पास करें तो फाइनल सिलेक्शन लेके निकल जाए। प्रश्न एक बार पुनः हम पढ़ रहे हैं कि भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियां क्या है। तो सबसे पहले आप चुनौतियों को बताइए, फिर इसके निराकरण के लिए क्या प्रयास किए जा सकते हैं वो बताना है। तो थोड़ा सा भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की वर्तमान स्थिति क्या है उस पर चर्चा कर लीजिए, और यही आपके भूमिका का जो है वो पार्ट हो जाता है। तो भारतीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भारत के कुल खाद्य बाजार का 32% हिस्सा है। मतलब जो हमारा खाद्य बाजार है उसमें खाद्य प्रसंस्करण जो उद्योग है उसकी 32% हिस्सेदारी है। तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण फैक्ट है, और जो विश्व स्तर पर 5वें स्थान पर है। मतलब जो हमारा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग है, अगर उसकी वैश्विक रैंकिंग देखा जाए तो हम 5वें स्थान पर हैं। यह क्षेत्र फल, सब्जी, दूध और मांस प्रसंस्करण के साथ तेजी से बढ़ भी रहा है। मतलब खाद्य प्रसंस्करण उद्योग जो है अब इसमें और तेजी से विकास हो रहा है। किसके द्वारा? इसमें देखेंगे फल, सब्जी, दूध और मांस प्रसंस्करण के साथ। वर्तमान में भारतीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का मूल्य लगभग 121 अरब डॉलर है। तो ये बड़ी राशि है और बड़ी भूमिका है। मतलब खाद्य बाजार में तो आपने दिखाया है कि किस तरीके से 32% का योगदान खाद्य प्रसंस्करण उद्योग दे रहा है। तो ऐसे में इसे और ज़्यादा इनरिच करने के लिए, इसे और ज़्यादा विकसित करने के लिए क्या प्रयास किए जा सकते हैं, तो उन प्रयासों के समक्ष चुनौतियां क्या हैं, तो उसी चुनौतियों पे आपके प्रश्न हैं। तो आप एक हेडिंग डालें कि भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के समक्ष प्रमुख चुनौतियां क्या हैं। तो सबसे पहली चुनौती देखिए, अगर कुछ चुनौती होती है भारत के संदर्भ में वो एकदम कॉमन होती है। मतलब बुनियादी जो ढांचा है, जो आधारभूत संरचना है, आप आँख मूंद के उसको लिखिए और वो एकदम सटीक पॉइंट है किसी भी डेवलपमेंट के लिए। तो इसमें क्या देखेंगे कि जो बुनियादी ढांचे की कमी है, तो कोल्ड स्टोरेज और वातानुकूलित वाहनों की कमी के कारण फल एवं सब्जियों का 30% से अधिक हिस्सा क्या होता है, खराब होता है। क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि जो फल और सब्जियां होती हैं या मांस होते हैं, तो ये सब कच्चे सौदे होते हैं। अगर इन्हें कायदे से इनका संरक्षण न किया जाए तो इनके खराब होने की दर बहुत तीव्र होती है। मतलब आप सोचिए कोई हरी सब्जी आप लाइए, अभी तो थोड़ा सा मौसम ठंडा है तो वो कुछ दिन तक आप टिका के रख पाएंगे, नहीं तो यदि आपके घर में फ्रिज नहीं है तो 2 दिन में सारी सब्जियां खराब हो जाएंगी। तो ऐसे में किसानों के लिए बड़ी समस्या है कि अगर हम प्रोडक्शन कर भी ले तो इनको हम मतलब सुरक्षित कैसे रखें, इनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक इसका ट्रांसपोर्ट हम कैसे करें। क्योंकि अगर सोचिए कि उत्तर भारत का कोई विक्रेता है, वो दक्षिण तक अपने माल को पहुंचाना चाहता, तो 2 दिन, 2.5 दिन, 3 दिन तो उसको ट्रेन में लग जाएगा। और ट्रेन अगर उसको वातानुकूलित उस तरीके से ना मिले तो फिर
यहाँ से खूब बढ़िया ताज़ी ताज़ी सब्जी फल रखा और वहाँ जाके सब सड़ गए, तो ऐसे में तो काफ़ी नुकसान हो जाएगा। तो यही आप बताइए कि कोल्ड स्टोरेज जो वातानुकूलित वाहनों की कमी। फिर कच्चे माल की अनिश्चितता। क्यों है कच्चे माल की अनिश्चितता? तो मौसमी उपलब्धता और खराब लॉजिस्टिक्स के कारण वर्ष भर कच्चे माल की आपूर्ति में क्या होता रहता है, तो उतार चढ़ाव होता रहता है, जिससे प्रसंस्करण इकाइयाँ प्राय क्षमता से कम संचालित होती हैं। वही है कि किसानों का जैसे किसान भी जो है वो सुरक्षित एग्रीकल्चर की तरफ जाते हैं, जहाँ जिसको खराब होने की कम से कम संभावना। उनको डर लगता है कि अगर हम, एक तो भाई किसान गरीब होते हैं, निम्न बैकग्राउंड से आते हैं, उनके पास इतनी क्षमता नहीं होती कि एक दो बार वो अपने फसल का नुकसान सह करके फिर सर्वाइव कर पाएंगे। तो वो बहुत लाभ, और हालांकि अगर इन क्षेत्रों में आएंगे तो फल सब्जी पोल्ट्री मांस के क्षेत्र में तो फ़ायदा तो उनको होगा, लेकिन वो डरते हैं, रिस्क लेने से डरते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर समय पे इनको संरक्षित नहीं किया गया तो फिर हमारा जो है वो काफ़ी नुकसान हो जाएगा और इसकी हम भरपाई नहीं कर पाएंगे। और इसी कारण से जब किसान इसके प्रति उदासीन रहेगा, तो जो आप इंडस्ट्री लगा रहे हैं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से संबंधित, तो उनको कच्चा माल ही नहीं मिल पाएगा। और ये होता है, सीजन में तो चीज़ें उपलब्ध हो जाती है, लेकिन उसके बाद जो भी प्रसंस्कृत इकाइयाँ हैं वो अल्प कच्चे माल के साथ ही वो चल रही होती है, मतलब वो अपने क्षमता के अनुरूप उसका जो है वो संरक्षण नहीं कर पा रही होती, क्योंकि वहाँ प्रोडक्ट है ही नहीं है। उसके बाद फिर असंगठित क्षेत्रों का यहाँ प्रभाव ज़्यादा है। अधिकांश खाद्य उद्योग असंगठित क्षेत्र में है, मतलब 75% के करीब। तो इसमें क्या होता है कि कम क्षमता, पुराने तरीके और गुणवत्ता नियंत्रण की कमी से जूझ रहे हैं। मतलब एक तो इनकी क्षमता कम होती है, तकनीक इनकी पुरानी होती है, और गुणवत्ता भी जो है क्या होती है, तो नियंत्रित होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं असंगठित क्षेत्र की वजह से होने में। और 75% उद्योग जो है इसी क्षेत्र में संलग्न है। फिर कुशल श्रमिकों की भी कमी है, मतलब इस क्षेत्र में, मतलब खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में कार्यरत केवल 3% कर्मचारियों को ही जो है वो औपचारिक प्रशिक्षण प्राप्त है। मतलब खाद्य प्रसंस्करण में तो ऐसा तो है नहीं कि कोई भी गया और इन इकाइयों में काम करने लगा। इसके लिए भी कुछ कुशलता की ज़रूरत होती है, कुछ आपकी योग्यता होगी, कुछ आपको प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। तो ऐसे में देखने में आया है एक सर्वे के अनुसार कि केवल इसमें जितने भी लोग कार्यरत हैं उसका केवल 3% लोग ही प्रशिक्षण प्राप्त है, बाकी सब नॉन स्किल्ड हैं, जो तकनीक को अपनाने और अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों को पूरा करने में बाधा उत्पन्न करता है। सोचिए अगर कोई भी संस्था केवल 3% अपने योग्य कर्मचारियों के माध्यम से चल रही है, तो वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे किस प्रतिस्पर्धा में टिक पाएगी। और इसीलिए जो वर्तमान में आप देख रहे होंगे कि अमेरिका चाहता है कि हम भारत की कृषि में एंट्री करें, और भारत जो है वो उसको एकदम पकड़ के बैठा है कि नहीं, यहाँ हम नहीं एंट्री करने देंगे। कारण यही है क्योंकि जिस दिन अमेरिका या ऐसे विकसित देश आए तो वहाँ चीज़ों का तो प्रोडक्शन बल्क में है, उनका प्रसंस्करण बढ़िया से है, तो पूरे भारतीय मार्केट को वो खा जाएंगे, मतलब ख़त्म कर देंगे, मतलब यहाँ के किसान बर्बाद हो जाएंगे। तो इसीलिए सरकार जो है उसके लिए प्रक्रियागत प्रयास करे। लेकिन कब तक, मतलब आप वैश्वीकरण के युग में इन सब चीज़ों को कब तक बचा पाएंगे? कायदे से 1991 में आपने वैश्वीकरण उदारीकरण की नीतियों को अपनाया, अब तक तो आपको मतलब 35 साल 35 साल हो ही गए। 35 साल का आपकी जर्नी रही और आप इस दिशा में, जो सबसे ज़रूरी दिशा है जहाँ भर भर के रोजगार हैं और आप ग्रामीण आबादी को सशक्त इसके माध्यम से बना सकते हैं, मतलब भारत गांव में बसता है, तो कितने महत्वपूर्ण सेक्टर को आप जो है ऐसे बहुत हल्के में लेके चले आज तक, ये भारत सरकार की विफलता को भी दिखाता है। तो ज़रूरत है इसमें और ज़्यादा काम करने की। इसीलिए देख रहे होंगे कि सरकार इस दिशा में बहुत प्रयास कर रही है, लेकिन अब आप कितनों भी प्रयास कर लें काफ़ी पीछे हैं विकसित देशों की तुलना में। अमेरिका से तो तुलना ही छोड़ दीजिए, आप चीन से बहुत पीछे हैं इस क्षेत्र में। तो आप संरक्षण के माध्यम से बहुत लंबे समय तक किसानों के हितों को साध नहीं पाएंगे। एक समय के बाद आपकी मजबूरी हो जाएगी, आपको अपने बाजार को खोलना होगा।
तो बेहतर यही है कि अभी इन सब क्षेत्रों में जो 2-4-6 साल का आप समय पा रहे हैं काम कर लीजिए, नहीं तो फिर स्थिति और ज़्यादा भयावह होने वाली है। फिर आपूर्ति श्रृंखला में खामियां, इस क्षेत्र में मध्यस्थों की लंबी श्रृंखला के कारण किसानों को इसका लाभ नहीं मिल पाता। मतलब किसी भी जो अनऑर्गेनाइज्ड जो सेक्टर्स होते हैं, जो असंगठित क्षेत्र होते हैं, वहाँ एक सबसे बड़ी समस्या आप देख रहे होंगे, वो प्राचीन काल से लेकर के वर्तमान समय तक है, जो उसमें बिचौलियों की जो प्रभाविकता है। मतलब वो इतने प्रभावी होते हैं कि जो वास्तविक लाभ है, सोचिए अगर हरी सब्जी का जो प्रोडक्शन होता है, मतलब हम लोग दिल्ली में रह रहे हैं, मुझे नेनुआ की सब्ज़ी बहुत पसंद है, मुझे कभी भी 40 रुपये के नीचे तो मिलती नहीं है, और अभी ख़रीदने जाएंगे तो 100-120 रुपये किलो मिलेगी। लेकिन कभी भी मतलब हम तो 80 रुपया, 100 रुपया, 120 रुपये किलो खरीद के उसको लाते हैं, और किसान मुझे लगता है कि कभी भी 25-30 रुपया से ज़्यादा उसका कॉस्ट पाता नहीं है। बीच में 25 रुपये से 125 रुपया, मतलब 100 रुपया कहाँ चला जाता है, तो ये बिचौलियों के हाथ में चला जाता है। तो यहाँ भी वही समस्या है कि जो वास्तविक किसान हैं इसका लाभ नहीं पा पाते हैं। फिर वित्त एवं ऋण तक सीमित पहुँच है, चूँकि ये ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ वित्त की ज़रूरत होती है, उन्हें समय पर ऋण उपलब्ध हो सके। लेकिन इन चीज़ों से भी किसानों को दो चार होना पड़ता, मतलब महंगे ऋण और किफ़ायती वित्त तक सीमित पहुँच आधुनिक प्रौद्योगिकी और अवसंरचना में निवेश को जो है क्या करती है, प्रतिबंधित कर देती है। तो ये सारे सम्मिलित कारण क्या है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की चुनौतियां हैं, और आपको भी इसी तरीके से ABCDEFG करके बताना है। और मैं कुछ ज़्यादा बता रहा हूँ, हो सकता है कि मुख्य परीक्षा के प्रेशर में आप जो है परीक्षा हॉल में 1-2 ना निकल के आ पाए, तब भी आपकी कॉपी में जितने शब्दों की ज़रूरत होती है उतना आप फुलफिल रहे। 2-1 पॉइंट ज़्यादा इसलिए लिखा देते हैं कि अगर 1 पॉइंट 2 पॉइंट मिस कर रहे हैं तो 1-2 पॉइंट आप जो है ऐसे एडजस्ट कर लें। अब आप दिखाइए कि चुनौतियों से निपटने के उपाय क्या हैं। मतलब प्रश्न का एक पार्ट आपने कर दिया, उपाय के तहत बताइए कि अवसंरचना को मजबूत करना, कोल्ड चेन नेटवर्क, एकीकृत पैक हाउस, मेगा फूड पार्क और प्रसंस्करण क्लस्टर का विस्तार करना है। तो सबसे पहला पॉइंट यही है कि अवसंरचना, जो हमारी अवसंरचना रही है, तो उसमें कोल्ड चेन नेटवर्क और एकीकृत जो पैक हाउस होते हैं, मेगा फूड पार्क होते हैं, और प्रसंस्करण क्लस्टर का जो है और ज़्यादा विस्तार करना है। तो सबसे पहला पॉइंट है। फिर क्लस्टर आधारित मूल्य श्रृंखला का विकास करना बहुत महत्वपूर्ण है। इसके तहत क्या है कि आप एक उदाहरण से समझें कि आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिला में केला क्लस्टर विकसित किया गया। मतलब इसमें क्या किया गया कि जो FPOs होते हैं, जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, मतलब जो छोटे किसानों का जो समूह होता है, उसे जो है टारगेट किया जाता है, और उन्हें वित्त से, उन्हें तकनीक से, उन्हें प्रशिक्षण से मतलब मजबूत किया जाता है, और वो छोटे छोटे जो प्रसंस्कृत जो प्रोडक्ट्स हैं उन पे वो काम करते हैं। जैसे अनंतपुर वाला जो है वो केला के क्षेत्र में काम कर रहा है। तो इससे क्या है कि जिस क्षेत्र में जिस फसल की विविधता होगी, जिस फल सब्जी की विविधता होगी, तो ऐसे में ये जो छोटे छोटे क्लस्टर्स हैं तो उसके बेहतर मतलब उसका रख रखाव कर पाएंगे, सारी चीज़ें यहाँ इस माध्यम से हो पाएंगी। तो ये जरूर डालिएगा कि क्लस्टर आधारित मूल्य श्रृंखला का विकास, और फिर प्रौद्योगिकी अपनाने को बढ़ावा देना, क्योंकि आप लोग जान ही रहे होंगे कि समय जो है तकनीकी का है, और जो भी तकनीक से पीछे हटेगा तो वो अपना वास्तविक विकास तो कर नहीं पाएगा। तो ऐसे में आधुनिक प्रसंस्करण उपकरणों का प्रयोग, खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं और अनुसंधान तथा विकास केंद्रों को स्थापित करने की ज़रूरत है इन क्षेत्रों में। फिर जो अगली एक समस्या रही है कि भाई वित्त की सब कुछ हो गया है, सारी चीज़ें हैं, पैसा ही नहीं है काम करने के लिए, तो पैसे की सहज उपलब्धता होनी चाहिए। तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से जुड़े लोगों तक आसान ऋण एवं ऋण गारंटी योजना को जो है क्या है तो विस्तारित करना है। तो इससे भी आप बताएं। फिर अगला इसी में आप बताएं कि प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, खाद्य प्रसंस्करण के लिए PLI और कृषि अवसंरचना कोष जैसी योजनाओं को सुदृढ़ करना। तो जो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना है, या प्रसंस्करण का जो PLI योजना है, या कृषि अवसंरचना जो कोष है, ये सब भी इस दिशा में महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, और इन्हें और ज़्यादा प्रभावी बनाने की ज़रूरत है। तो आप इनका भी उल्लेख करें।
और फिर जो हमारे इस सेक्टर में केवल 3% जो मैंने पीछे बताया कि केवल प्रशिक्षण प्राप्त हैं, तो जो अप्रशिक्षित हैं, मतलब जिन्हें अभी तक प्रशिक्षण नहीं मिला है, तो उन्हें और ज़्यादा दक्ष कुशल बनाने के लिए उनके प्रशिक्षण की भी व्यवस्था होनी चाहिए। तो वो आप बताइए कि कौशल विकास, विशेष प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करना तथा स्किल इंडिया मिशन के तहत उद्योगों के साथ सहयोग करना। तो फिर विनियामक सुधार, मतलब विनियामक सुधार के तहत भी एक प्रयास आप कर सकते हैं कि लाइसेंसिंग प्रक्रियाओं को सरल बनाना। मतलब ये नहीं है कि अगर कोई खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लगाना चाह रहा है तो उसको इतना जटिल बना दीजिए कि वो 2 साल फाइलों में ही उसका दम निकल जाए। तो वो सब चीज़ें ना हो, क्योंकि ये आपके लिए, आपके देश के लिए बेहद ही ग्रास रूट की ज़रूरत है। मतलब जो आप अगर 1947 तक विश्व गुरु की कल्पना कर रहे हैं, जो तथाकथित आज वर्तमान हमारी सरकार है जो इस तरीके के नारे दे रही है, तो ऐसे में उसे कुछ बुनियादी सेक्टर्स पे काम करने ही होंगे, तभी जाकर के वास्तविक जो है वो प्रगति दिखाई देगी। नहीं तो वही है कि प्रगति का वही पैरामीटर रहेगा कि अमीर अमीर बनता जा रहा है, गरीब गरीब बनता जा रहा है। तो अगर आप समावेशी विकास चाहते हैं तो आपको अर्थव्यवस्था का प्राथमिक सेक्टर तो सबसे ज़्यादा मजबूत करने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर प्राथमिक सेक्टर आपका मजबूत रहेगा तो द्वितीयक तृतीयक सेक्टर को भी जो है वो इनडायरेक्ट रूप में ही सही जो है वो पंप करेगा। तो फिर वही है कि लाइसेंसिंग प्रक्रियाओं को सरल बनाया जाए। FSSAI जो फूड सेफ्टी जो स्टैंडर्ड है के मानकों का एक समान क्रियान्वयन, ऐसा नहीं है कि कहीं का मानक कुछ हो कहीं का मानक कुछ हो, तो उसका एक समान क्रियान्वयन हो फूड सेफ्टी का। तथा इसे क्लियर करने के लिए एक सिंगल विंडो बनाई जाए कि मतलब वो ऐसी विंडो हो केवल खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से संबंधित समस्याओं का समाधान करे। तो ये सब हम विनियामक सुधार भी कर सकते हैं इसके माध्यम से। और देखिए मुख्य परीक्षा में आपको ऐसे लिखना भी, ये नहीं है कि कौशल विकास तो आपने यहाँ स्किल इंडिया मिशन का उदाहरण ही ना दे केवल, या फिर विनियामक सुधार में आप बताइए कि FSSAI की चीज़ों को बताइए, लाइसेंसिंग व्यवस्था को बताइए, फिर सिंगल विंडो क्लियरेंस के बारे में चर्चा करें, तब जा कर के अंक मिलेगा। ऐसे नहीं कि बस पॉइंट पॉइंट लिख देने से आप पॉइंट और फ्लो चार्ट बना करके नंबर पा जाएंगे। वो सब कहने की चीज़ें, सही मायने में आपका कंटेंट अच्छा रहेगा तो आप किसी भी तरीके से लिखे रहेंगे आपको अंक मिलेगा। तो कंटेंट की मजबूती सर्वोत्तम है। नहीं तो हमारे पास तो ऐसी कॉपी आती है उनका फ्लो चार्ट देख के यदि नंबर देना रहना तो एग्जामिनर बहुत नंबर देते, लेकिन PCS की परीक्षा है, यहाँ कॉपियाँ आपकी पढ़ी जाती हैं। तो इस गलतफहमी में ना रहिए कि हम फ्लो चार्ट डायग्राम बना दिए तो उससे हमारा काम हो गया। आजकल बच्चों के मन में बहुत कीड़ा आ गया है, वो कंटेंट पे कम, मतलब कॉपी पे कलाकारी करने में बहुत लगे हुए हैं। और यहाँ कुछ ऐसे गुरुजी लोग हैं जो इसको बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, और विश्वास मानिए मुझे तो लगता है कि उनके मुख्य परीक्षा देने में भी मुझे संदेह लगता है कि वो दिए भी हैं, या यदि दिए होंगे तो पास तो पक्का नहीं किए होंगे। क्योंकि सबसे ज़रूरी होता है कंटेंट। आप अगर कंटेंट अच्छा लिख रहे हैं, आपके पॉइंट अच्छा है ना, तो आप किसी भी फॉर्म में लिखिए। अगर आपका एक पैराग्राफ एग्जामिनर पढ़ा और लग गया कि बच्चे में डेप्थ है, तो विश्वास मानिए आपकी पूरी कॉपी पढ़ लेगा। और अगर आपका कंटेंट में दम नहीं है तो आप उसको खूब बढ़िया से सजाते रहिए। देखिए आपका अगर शरीर सुडौल है ना, शरीर मतलब समझ लें कि आप सुंदर दिख रहे हैं, मतलब आप स्वस्थ हैं, आप आकर्षक है, आपका पेट वेट नहीं निकला है, आप ठीक है, तो उसके बाद कुछ भी कपड़ा, मतलब ये जो डायग्राम पाई चार्ट ये सब बेसिकली ऊपरी आभूषण है। ये आपके अंक को कुछ बढ़ा देते हैं, सही बात है, लेकिन इन्हीं से आप मुख्य परीक्षा पास कर जाएंगे तो ये एकदम सफ़ेद झूठ है, ऐसा होने वाला नहीं है। तो आपको बैलेंस मोड में रहना चाहिए कि आपका कंटेंट बहुत मजबूत हो, और फिर आप फ्लो चार्ट डायग्राम का प्रयोग करें। क्योंकि फ्लो चार्ट डायग्राम अगर आप जब आप मुख्य परीक्षा देने जाएंगे तो स्वतः आपसे बनेगा। कारण है कि अगर नहीं बनाएंगे तो जितना क्वेश्चन आपको लिखना रहता है आप लिख नहीं पाएंगे, भूल जाएंगे आप, मतलब आपका प्रश्न छूट जाएगा, वो आप शब्दों में तो नहीं लिख सकते। तो आपको वहाँ स्मार्ट काम करना ही होगा। ये स्मार्ट काम करने के तरीके होते हैं, लेकिन वो तब कारगर है जब आपका कंटेंट बहुत ज़्यादा मजबूत हो। इसलिए कंटेंट की मजबूती सर्वोपरि है, ठीक है। फिर कच्चे माल की आपूर्ति सुनिश्चित हो, इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाए एवं कच्चे माल के उचित भंडारण की सुविधा जो है क्या हो वो विकसित करें। तो ये सब जो है जो
चुनौतियाँ थी उसके समाधान वाला पक्ष था। तो आपने चुनौतियाँ बता दिया, समाधान बता दिया, अब आप जो है एक निष्कर्ष दीजिए किस प्रकार कहा जा सकता है कि भारतीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के समक्ष कई चुनौतियाँ विद्यमान हैं, आवश्यकता है इसके निराकरण की, जिससे इस क्षेत्र के किसानों की आय में वृद्धि हो, रोजगार के नए अवसरों का सृजन हो सके और इसे वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार किया जा सके, जिसका मैंने पीछे हिंट दिया। क्योंकि अब आप इसे बहुत ज़्यादा समय तक आप इसे बचा के नहीं, छिपा के नहीं रख सकते। वैश्वीकरण का युग है, चीज़ें निकलेंगी ही निकलेंगी, तो आप इसको इतना 2-4-6 साल में सशक्त बना लीजिए, इतना ज़्यादा इसका विस्तार कर लीजिए कि अगर विकसित देश यहाँ आए भी तो उन्हें कड़ी प्रतिस्पर्धा हमसे करनी पड़े, जो आज हम डर रहे हैं वो डर ना हो फिर। तो चलिए आज के प्रश्न का उत्तर यहीं तक था। बड़ी मुझे भरोसा है कि इस प्रश्न के माध्यम से न केवल मैं आपको एक प्रश्न का मॉडल उत्तर दे पाया हूँगा, बल्कि कैसे निष्कर्ष लिखना है, कैसे भूमिका लिखनी है, कैसे बीच का पार्ट लिखना है, इसके बारे में भी हम कुछ बता पाए होंगे। ये 2 बैच चल रहे हैं, इसके बारे में तो मैंने पहले ही चर्चा करी है। आप लोग जिसके लिए योग्य हों उसके लिए ज्वाइन करें। यहाँ आपको इसी तरीके से प्रश्न दिए जाते हैं। आप कुछ ये मॉडल आंसर है, बच्चा लिख के दिखाया है, PDF में आपको देना होता है। इसका मार्किंग देखिए प्रॉपर वे में किया गया है। अगर आपका 1 नंबर आधा नंबर भी कटा है तो क्यों कटा और कैसे आप इसे और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ बताई गई हैं। फिर हम आपको यहीं नहीं रोकते हैं, फिर आपको हम मॉडल उत्तर भी देते हैं। और ये प्रक्रिया सेम डे होती है, ऐसा नहीं कि कॉपी आज आप प्रश्न दिया जा रहा है, कल आपकी कॉपी का मूल्यांकन हो रहा है, 4 दिन के बाद मॉडल आंसर, मतलब सेम डे ही। कल रात में आपको प्रश्न दिया जाएगा, आज शाम को 7 बजे तक आप उस प्रश्न को लिख के दिखाएंगे। करीब करीब 22 घंटा आपके पास रहता है। उसके बाद फिर 2 घंटे में आपकी कॉपी का मूल्यांकन होता है 7 से 9 के बीच में, और फिर 9 से 10 के बीच में आपको अगले दिन का प्रश्न और जो आपकी कॉपी का मूल्यांकन हुआ उसका मॉडल आंसर, ये सारी चीज़ें निरंतर दी जाती हैं मंडे टू सैटरडे। सप्ताह में 1 दिन छुट्टी रहती है, बाकी 6 दिन प्रयास किए ही जाते हैं। और सबसे अंत में हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे कुछ लिंक्स हैं। एक तो हमारा @समृद्धि IAS ऑफिशियल, ये हमारा टेलीग्राम है, बहुत ही फ्रूटफुल है। अभी तक आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करें, क्योंकि कोई भी सूचना सबसे पहले संस्थान यही देती है। और आपके परीक्षा से संबंधित इन्फॉर्मेशन चाहे विनीत सर हों, चाहे ब्रजेश सर हों, प्रभा मैम हो, ये लोग समय समय पर आकर के देते रहते हैं। आपकी कुछ क्वेरी होती है तो भी हमारे जो एडमिन्स महोदय होते हैं वो सॉल्व करते हैं। 2 हमारे चैनल हैं, एक तो यूट्यूब पर जिससे अभी हम आप रूबरू हैं समृद्धि IAS का, और दूसरा है संदीप मिश्रा ऑफिशियल। तो ये दोनों चैनल आपकी तैयारी के लिए बेहद उपयोगी हैं। अभी तक आप लोगों ने इन्हें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कमेंट जरूर करें। और अगर आप किसी नए टॉपिक पे चाहते हैं कि सर वीडियो बनाएं, तो अगर कुछ बच्चों की डिमांड रहेगी और जेन्युइन रहेगी। देखिए जेन्युइन से हमारा कहने का तात्पर्य है कि जेन्युइन तो आप लोग का डिमांड रहेगा ही, क्योंकि आप लोग इस लेवल के विद्यार्थी हैं, इस लेवल के हमारे व्यूवर्स हैं। बस ये होता है कि कुछ आप डिमांड करते हैं वो पीछे कराया गया होता है, तो उसको हम कह देते हैं आपकी कमेंट में कि आप उसको प्लेलिस्ट में जाके देख लें, पीछे कराया गया है। और अगर कुछ नया रहता है तो भले 2-4 दिन लेट लगे, लेकिन कराया ज़रूर जाता है। तो ठीक है, अधिक जानकारी के लिए आप 7303307507 पे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं आपको।